बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवीआर से रिलेटेड जो हमारे जनरेटर्स के अंदर फॉल्ट्स आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह उसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ होती हैं, किस तरह उसको डायग्नोस या ट्रबल शूट किया जा सकता है। तो आपके सामने हमने एक सर्किट डायग्राम दिखाई है। इसमें हमने जनरेटर की मेन सप्लाई दिखाई है जो ब्रेकर से लोड में चली जाती है। इसी जनरेटर की मेन सप्लाई से हम कंट्रोल वायरिंग एवीआर को देते हैं और फिर एवीआर से एक्साइटर फील्ड तक सप्लाई जाती है। तो सिर्फ बेसिक डायग्राम अगर हम एवीआर की उस पर बात करें तो इसमें सेंसिंग इनपुट होती है और एक्साइटेशन आउटपुट होती है। ये एक्साइटर फील्ड होता है और इसके अंदर एक्साइटर रोटर हमारा घूम रहा होता है। तो एवीआर से रिलेटेड जो फॉल्ट्स होते हैं कॉमन, उनमें कौन कौन से हैं वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉस ऑफ सेंसिंग के ऊपर। लॉस ऑफ सेंसिंग का फॉल्ट क्या है कि जो हमारी जनरेटर की मेन सप्लाई से हमने कंट्रोल वायर लिए में एवीआर को सेंसिंग सप्लाई देने के लिए उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है, तो एवीआर को इनपुट नहीं मिल रही। तो जब तक एवीआर को सेंसिंग की इनपुट ना मिले वो कभी भी आउटपुट नहीं दे सकता एक्साइटर को। तो इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। वायर ब्रेक हो सकता है, कंट्रोल वायरिंग जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो वायर ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा रेजिडुअल मैग्नेट जो है वो फेलियर हो सकता है, यानी जो हमारे एक्साइटर फील्ड में रेजिडुअल मैग्नेट होता है जिसकी वजह से हमारा सेल्फ एक्साइटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, तो अगर वो फेल हो जाए, ज़ीरो हो जाए एक्साइटेशन, तो क्या होगा कि इनपुट ही नहीं आएगी। क्योंकि जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो रेजिडुअल मैग्नेट से ही वोल्टेज जनरेट होते हैं, फिर वो सेंसिंग हमारे एवीआर को मिलती है। तो जब ज़ीरो सेंसिंग आएगी तो एवीआर जो है वो लॉस ऑफ सेंसिंग की तरफ चले जाएगा। उसको जब तक कोई इनपुट ना मिले उस वक्त तक वो आउटपुट नहीं दे सकता। फिर ये कि वाइंडिंग प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो एक्साइटर वाइंडिंग हो, एक्साइटर रोटर वाइंडिंग हो, मेन स्टेटर की वाइंडिंग हो या मेन रोटर की वाइंडिंग हो, तो वाइंडिंग के प्रॉब्लम की वजह से भी हमारी सेंसिंग का लॉस हो सकता है। फिर ये कि फ्यूजेज़ में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अक्सर जनरेटर्स के जो एवीआर होते हैं उनकी सेंसिंग सप्लाई के जो वायर होते हैं उनमें भी फ्यूजेज़ लगे हुए होते हैं। तो अगर वो फ्यूजेज़ डैमेज हो जाएँ या ख़राब हो जाए उनमें से कोई एक भी, तो हमारे एवीआर को प्रॉपर जो है वो इनपुट सेंसिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, ये फ्यूज़ हमारे अल्टरनेटर के इंटरनल साइड पे भी लगे हुए होते हैं और कहीं कंट्रोल पैनल की तरफ भी लगे हुए होते हैं। तो वो जब हम वायर ट्रेस करते हैं उस वक्त पता चलता है। तो नॉर्मली जो हमारे परकिंस के जनरेटर्स हैं उसमें ये फ्यूज़ जो है वो अल्टरनेटर के जो कवर होता है जब हम खोलते हैं उसके अंदर ही लगे हुए होते हैं, तीनों फेजेस के ऊपर। तो सेंसिंग के फ्यूज़ भी डैमेज हो सकते हैं, रेजिडुअल मैग्नेट फेल हो सकता है, वाइंडिंग प्रॉब्लम हो सकता है, वायर ओपन या ब्रेक हो सकता है। तो लॉस ऑफ सेंसिंग के पीछे तो ये रीजंस थी। दूसरा फॉल्ट जो आता है कॉमन एवीआर से रिलेटेड वो होता है लॉस ऑफ एक्साइटेशन। तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन के पीछे क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं इसको हम देख लेते हैं। लॉस ऑफ एक्साइटेशन के पीछे हमारा एवीआर का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे एवीआर के अंदर जो फ्यूज़ लगा हुआ होता है जो एक्साइटेशन की आउटपुट पर ही लगाया जाता है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। एक्साइटर की फील्ड की वाइंडिंग जो होती है, एक्साइटर फील्ड की वाइंडिंग, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि हमारे एवीआर को सेंसिंग इनपुट तो मिल रही है लेकिन वो आउटपुट नहीं दे रहा, या अगर वो आउटपुट दे रहा है एवीआर से तो आउटपुट निकल रही है मगर एक्साइटर तक नहीं जा रही। तो एक्साइटर का जो वायर है जो एवीआर से निकल के एक्साइटर तक आते हैं, दो वायर, वो ब्रेक हो सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। फिर हमारे एक्साइटर फील्ड की जो अपनी वाइंडिंग है वो ओपन हो सकती है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो सीरीज़ में होती है। तो अगर वो ओपन हो जाए कहीं से भी तो हमारी एक्साइटेशन लॉस हो जाएगी। फिर ये कि इसके अंदर लगा हुआ फ्यूज़ डैमेज हो जाए किसी वजह से या ख़राब हो जाए या फ्यूज़ निकला हुआ हो तो सर्किट ओपन हो जाएगा जिसकी वजह से एक्साइटेशन लॉस होगी। तो एक्साइटेशन लॉस का भी प्रॉब्लम हमारे एवीआर से रिलेटेड जनरेटर्स के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर, वो कहलाता है ओवर एक्साइटेशन। अब ओवर एक्साइटेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन में क्या था कि हमारी एक्साइटेशन मिस हो रही थी, लॉस हो रही थी। ओवर एक्साइटेशन का मतलब है कि एक्साइटेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। तो इसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहले तो एवीआर की माल फंक्शनिंग हो सकती है, यानी उसको इनपुट सही मिल रही है मगर आउटपुट पर वो ज़्यादा एक्साइटेशन दे रहा है, वोल्टेज और करंट जो है वो ज़्यादा दे रहा है जिसकी वजह से हमारा जनरेटर ओवर एक्साइटेड हो रहा है। एक्साइटर फील्ड की जो वाइंडिंग है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि एक्साइटर फील्ड की वाइंडिंग की अगर इंसुलेशन ब्रेक हो जाए या वीक हो जाए जिसकी वजह से इसका बॉडी से कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाए तो क्या होगा कि करंट जो है वो हमारी बॉडी में फ़्लो होने लगेगा। तो जब बॉडी में फ़्लो होगा तो फील्ड जो है यहाँ पर वो कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से एवीआर उसको मज़ीद जो है वो करंट और वोल्टेज देता रहेगा। तो ये ओवर एक्साइटेशन की तरफ चला जाएगा। तीसरा, सेटिंग्स ऑफ एवीआर। जैसा कि हम जानते हैं कि एवीआर के अंदर एक एक्साइटेशन की सेटिंग दी जाती है
ये हर AVR में नहीं होती, लेकिन जैसा कि हमने R448 वाली वीडियो में दिखाया था कि एक्साइटेशन सीलिंग होती है। वो एक्साइटेशन सीलिंग इसीलिए होती है कि उसको हम जहाँ तक रोक देंगे उससे ज़्यादा कभी भी AVR अपनी एक्साइटेशन पर आउटपुट नहीं देगा, यानी वो एक्साइटेशन को सील करने के लिए होता है। लेकिन अगर उसकी सेटिंग को हम मैक्सिमम कर दें तो फिर AVR जो है वो ओवर एक्साइटेशन की तरफ जा सकता है। अच्छा, एक और कॉज हो सकती है लो अल्टरनेटर वोल्टेज, यानी कि जो हमारे मेन वोल्टेज आ रहे हैं ये लो हैं। अब जब ये लो होते हैं तो AVR क्या करता है, एक्साइटेशन बढ़ाता है, ताकि एक्साइटेशन बढ़ने से हमारी फील्ड वाइंडिंग में फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और मेन रोटर में फील्ड बढ़ जाए। तो अब AVR तो एक्साइटेशन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे मेन टर्मिनल्स पर वोल्टेज जो है वो लो हो रहे हैं, यानी कि अपनी रेटेड वैल्यू तक नहीं जा रहे। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है। तो उस सूरत में AVR मज़ीद जो है वो वोल्टेज और करंट हमारे एक्साइटर को देता रहेगा, जिसकी वजह से वो ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये कुछ कॉजेज़ होती हैं ओवर एक्साइट होने की। तो ये तो थे 3 प्रॉब्लम्स। अब आते हैं हम AVR की अटैचमेंट्स के ऊपर। तो अटैचमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर। अच्छा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी इसमें एक रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरी करा सकते हैं एक रेंज तक, मिनिमम मैक्सिमम। तो इससे हम एक सेलेक्टेड वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसलन अगर 400 वोल्ट का जनरेटर है तो उसको हम 370 से लेकर 440 तक वेरी करवा सकते हैं। इस तरह उसमें एक रेंज होती है। अब अगर पोटेंशियोमीटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर भी हमारे AVR में माल फंक्शनिंग होगी। अगर पोटेंशियोमीटर के वायर ब्रेक हो जाएं या ओपन हो जाएं तब भी हमारे AVR में माल फंक्शनिंग होगी। तो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हमारे जनरेटर्स के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज में वेरिएशन आ रही होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पोटेंशियोमीटर उस AVR के साथ कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो उसके कनेक्शंस ओके हैं या नहीं। अगर कनेक्शन भी ओके हैं तो फिर पोटेंशियोमीटर को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो सही है या नहीं। तो इसको हम किस तरह चेक करते हैं मल्टीमीटर से। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ओम पर यानी रेजिस्टेंस पर सेलेक्ट करके रखेंगे, फिर इसकी जो दोनों लीड्स हैं वो पोटेंशियोमीटर की फ़िक्स रेजिस्टेंस के ऊपर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है। अब ये पोटेंशियोमीटर 100 ओम्स का है, 200 ओम्स का है, 1000 ओम्स का है, 10,000 ओम्स का है। तो जितनी भी इसकी रेजिस्टेंस होगी वो मीटर पे डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो है ये वेरिएबल पॉइंट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस ओके आ रही है या नहीं। उसके बाद फिर हम एक पॉइंट यहाँ लगा के रखेंगे और दूसरी लीड जो है वो यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे। तो दूसरे पॉइंट पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर को आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ और मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। उसके बाद देखेंगे कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपरली कम ज़्यादा हो रही है या नहीं, उसमें कहीं जंपिंग तो नहीं आ रही, उसमें कहीं गैप तो नहीं आ रहा। तो अक्सर जो है हमारी इस नॉब के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाता है। ये पोटेंशियोमीटर वाली वीडियो में हमने डिटेल से सब कुछ डिस्कस किया था। तो AVR की अटैचमेंट्स में सबसे पहले पोटेंशियोमीटर है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जंपर के ऊपर। तो AVR के अंदर जंपर होते हैं जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन के लिए होते हैं। अब इसमें नॉर्मली 3 पॉइंट्स होते हैं, एक कॉमन होता है, एक 50 हर्ट्ज़ के लिए, दूसरा 60 हर्ट्ज़ के लिए। अगर ये AVR हम ऐसे जनरेटर पर यूज़ कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो हमें क्या करना होगा, कॉमन को 50 वाले पॉइंट के साथ जंप कर देना होगा। अगर यही AVR 60 हर्ट्ज़ के जनरेटर के लिए यूज़ हो रहा है तो कॉमन अपनी जगह रहेगा, 50 वाला जो है वो 60 की तरफ आ जाएगा। तो ये जंपर की सिलेक्शन होती है। तो अगर ये जंपर ओपन हो जाए, ब्रेक हो जाए या ये लगा हुआ ही ना हो तो इससे भी हमारा AVR माल फंक्शनिंग की तरफ जाता है। वोल्टेज में जो रेगुलेशन होती है उसकी वो प्रॉपरली नहीं होती, वेरिएशन आने लगती है, लोड के ऊपर प्रॉब्लम आता है। तो जंपर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे ड्रूप CT के ऊपर। अच्छा, ड्रूप CT जो है वो AVR में सिंक्रोनाइजिंग और लोड शेयरिंग के लिए यूज़ की जाती है। इस पर हम अलग से बात कर चुके हैं। इसका जो रोल है बेसिकली वो लोड शेयरिंग के वक्त है। तो ड्रूप CT अगर हमारे AVR से कनेक्टेड है और इसकी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए, बॉडी के साथ शॉर्ट हो जाए या इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे हमारे AVR में डिस्टर्बेंस आ सकती है। अगर ये यूज़ में ना हो तो हम इसको AVR से कनेक्ट नहीं करते, बल्कि इसको निकाल कर CT को जंप कर देते हैं, इसके दोनों टर्मिनल्स, और AVR वाली जगह जो है वो खाली छोड़ देते हैं। लेकिन अगर AVR के साथ ये कनेक्टेड है तो CT के प्रॉब्लम की वजह से हमारे AVR में भी माल फंक्शनिंग हो सकती है। तो ये थी तीसरी अटैचमेंट। अच्छा, उसके बाद रह जाती हैं आखिर में AVR की सेटिंग्स। तो AVR के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं वो हर AVR की अलग अलग होती हैं। तो इसमें जो कॉमन होती हैं वो कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो वोल्टेज का लेवल की सेटिंग होती है। ये तकरीबन हर AVR में मिलेगी, जिससे हम वोल्टेज की रेटेड वैल्यू को सेट करते हैं। अगर ये सेटिंग आउट हो तो हमारे जनरेटर में प्रॉब्लम आते हैं वोल्टेज के। फिर स्टेबिलिटी होती है जो कि तकरीबन AVRs के अंदर दी जाती है, वोल्टेज की स्टेबिलिटी
कि अगर वोल्टेज जब लोड आ रहा है जनरेटर पर और लोड जा रहा है तो लोड आने जाने की सूरत में हमारे जो वोल्टेज हैं वो कितनी देर में वापस स्टेबल हो रहे हैं, तो इससे हम स्टेबिलिटी को सेट करते हैं। फिर गेन की सेटिंग होती है, फिर सीलिंग, एक्साइटेशन, सीलिंग और इसके अलावा भी कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये ऑप्शनल होती हैं, हर AVR में नहीं होती। तो AVR की सेटिंग एज़ पर रिकमेंडेशन होनी चाहिए, वरना हमारे वोल्टेज में प्रॉब्लम आएंगे। जनरेटर जब लोड पर चल रहा हो या विदाउट लोड हो तो सेटिंग्स जो है वो किसी भी जनरेटर की कमीशनिंग के वक्त एडजस्ट किया जाता है इनको, कि जनरेटर की सेटिंग एज़ पर रिकमेंडेशन होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि AVR से रिलेटेड जनरेटर्स के अंदर आने वाले प्रॉब्लम पर डिस्कस की जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि AVR में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और AVR से रिलेटेड हमारे जनरेटर्स के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं या आते हैं। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रहेगा या आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।